आपके फर्स्ट बच्चे को अगर ऑटिज़म है, सेकंड आपको प्लान करना चाहिए या नहीं, इससे रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, अभी तक आपने जितने भी कमेंट्स किए हैं उनके आंसर दूंगी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका रहता है कि फर्स्ट बच्चे को ऑटिज़म है, हमें सेकंड प्लान करना चाहिए या नहीं। सेकंड क्वेश्चन कि अगर फर्स्ट बच्चे को ऑटिज़म है तो सेकंड प्लान करने से पहले कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और वो टेस्ट कितनी गारंटी लेते हैं कि सेकंड बच्चे को ऑटिज़म होगा या नहीं। थर्ड क्वेश्चन ये होता है कि अगर फर्स्ट बच्चे को ऑटिज़म है तो सेकंड में कितने चांसेस हैं कि सेकंड को कितने परसेंटेज ऑटिज़म होने के चांसेस हैं। या फिर ये क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट बच्चे को ऑटिज़म है, सेकंड को भी ऑटिज़म निकल आया, अब थर्ड में कितने चांसेस हैं, कितने परसेंटेज चांसेस हैं कि थर्ड बच्चे को ऑटिज़म होगा या नहीं। उसके अलावा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि अगर फर्स्ट को ऑटिज़म है तो हम सेकंड को प्लान करते हैं तो किस तरीके से हम मैनेज कर पाएंगे। वो नॉर्मल होगा तब भी मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस टॉपिक पर आपको आज का वीडियो मिलेगा, थोड़ा सा डिटेल होने वाला है, पर इसमें जो मैं आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन दूंगी वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आपके फर्स्ट बच्चे को ऑटिज़म है तो सेकंड में ऑटिज़म या किसी भी प्रकार की डेवलपमेंटल डिले या फिर किसी भी तरह की ग्रोथ डेवलपमेंट में माइंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होने का चांसेस कितना परसेंटेज होता है। तो इसका आंसर है कि 15 से 18% चांसेस होता है कि अगर आपके फर्स्ट बच्चे को ऑटिज़म है तो सेकंड बच्चे को भी ऑटिज़म हो। सिर्फ 15 से 18% चांस होता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये बहुत कम लोगों के लिए है कि आजकल थर्ड की प्लानिंग कम ही करते हैं, फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता रही हूँ कि अगर फर्स्ट को ऑटिज़म है, सेकंड को ऑटिज़म है तो थर्ड में ऑटिज़म होने का चांसेस कितना होता है। तो देखिए अब चांसेस बढ़ जाते हैं, थर्ड में 25% चांसेस होता है ऑटिज़म होने का। बेसिक टेस्ट होते हैं, उनमें है थायराइड, शुगर। किसी भी पर्सन को, किसी भी मदर को अपना थायराइड और शुगर ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कंसीव करने के पहले कि आपको थायराइड है और आपको थायराइड पहले से था, और शुगर में भी सेम यही चीज़ है कि थायराइड और शुगर आपको नहीं पता है आपको कंसीव करने से पहले, और आपको थायराइड या शुगर है तो उसमें बच्चे के साथ प्रॉब्लम होने के भी चांसेस होते हैं, लाइक मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। और थायराइड के अगर आप मेडिसिन प्रॉपर नहीं ले रहे होते हो तो बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन होने के, स्लो माइंड होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसके लिए आपको पहले से ही अपने थायराइड शुगर के चेकअप करवाने हैं और अपनी डोज को लेना है, अकॉर्डिंग में अपना थायराइड बैलेंस करना है। तो ये आपको मैंने बेसिक थायराइड और शुगर का बताया है। अब कुछ विटामिन्स के टेस्ट में बता दूंगी, क्योंकि उन विटामिन्स की डिफिशियंसी आपकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। विटामिन डी का टेस्ट और विटामिन B6, विटामिन B12 और आयरन, ये सारे आपकी बॉडी में बैलेंस्ड लेवल पे होने चाहिए। अगर नहीं है तो पहले आपको इन्हें बैलेंस करना है, उसके बाद ही आपको सेकंड के लिए ट्राई करना है कंसीव करने। नेक्स्ट जो नंबर आता है वो है जेनेटिक टेस्ट। जेनेटिक टेस्ट का आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं अगर आपके फर्स्ट बच्चे को ऑटिज़म है, कि जो फर्स्ट बच्चा है उसका जेनेटिक टेस्ट किया जाएगा कि फर्स्ट बच्चे में कोई प्रॉब्लम जेनेटिक है या नहीं, कोई जीन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या नहीं, जीन से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से ऑटिज़म हुआ है कि नहीं। ये 100% नहीं होता है कि जीन से ही रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से उसे ऑटिज़म हो या कोई प्रॉब्लम हो, डाउन सिंड्रोम हो गई या डेवलपमेंटल डिले हो गया, जो भी प्रॉब्लम होती है, मगर हाँ चांसेस होते हैं। तो जो टेस्ट है ये 100% कन्फर्म कर देगा कि सेकंड में ऑटिज़म होगा या नहीं होगा। तो इसमें उनका आंसर था कि फर्स्ट, ये लेवल्स के टेस्ट होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। तो फर्स्ट में हम 100% गारंटी नहीं ले सकते। अगर फर्स्ट में कन्फर्म नहीं होता है तो हम सेकंड में जाएंगे, सेकंड लेवल का टेस्ट करेंगे। सेकंड में भी अगर कंफर्म नहीं होता है कि हाँ रिज़ल्ट जो है उसमें पॉजिटिव नहीं आता है कि हाँ बच्चे में जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, तो हम थर्ड लेवल का टेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से थर्ड, या थर्ड में ना हो तो फोर्थ लेवल का जेनेटिक टेस्ट। तो मुझे जो सजेस्ट किया गया कि फ़र्स्ट की जो कॉस्ट अप्रॉक्स थी 18-20,000 अप्रॉक्स पड़ रही थी, इस फर्स्ट जेनेटिक टेस्ट की कॉस्ट। तो अब मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि 18-20 हज़ार का टेस्ट कराने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि जेनेटिक टेस्ट का रिजल्ट 100% सही ही आए।
तो हम सेकंड में जाएंगे, सेकंड की भी कॉस्ट ऐसे ही है या उससे ज़्यादा है, तो थर्ड में जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे, कॉस्ट इससे नीचे नहीं पड़ेगी, कॉस्ट इससे ऊपर ही बढ़ती जाएगी। तो इतने कॉस्टली टेस्ट कराने के बाद, देखिए मैं सबके हिसाब से बता रही हूँ, जिसकी फाइनेंशियल स्टेटस जैसा भी हो, उसके बाद भी चार जेनेटिक टेस्ट कराने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि जो रिज़ल्ट आता है वो 100% सही हो। तो अब हमें ये समझ में आ रहा है कि इतने टेस्ट कराने के बाद भी रिजल्ट में डॉक्टर्स खुद कोई गारंटी नहीं दे रहे। मैंने एक से नहीं दो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से कंफर्म किया है, दोनों ने बोला है कि कोई गारंटी नहीं है, कोई भी टेस्ट जो जेनेटिक टेस्ट है वो गारंटी नहीं ले सकते हैं कि फर्स्ट के बाद सेकंड में जेनेटिक प्रॉब्लम हो, इसके बारे में कोई बता नहीं सकता है, बस एक चांसेस परसेंटेज होते हैं। उसके बाद मैंने ये डिस्कस किया फैमिली में और अपने हस्बैंड से, तो ये समझ में आया कि जब चार टेस्ट इतने कॉस्टली कराने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है, तो कुछ परसेंटेज ही आता है उसका रिज़ल्ट, और वो परसेंटेज रिज़ल्ट है वो पूरा हम 100% नहीं बोल सकते हैं। तो उसमें हमें क्या फ़ायदा ऐसे टेस्ट कराने का, ये मेरा खुद का एक डिसीजन था। आपका डिसीजन ये आपके अकॉर्डिंग मैटर करता है कि आप कराना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, पर ये एक ही टेस्ट आपको, जेनेटिक टेस्ट ही आपको प्रेफर किए जाएंगे डॉक्टर की तरफ से। मैं अपना बताऊं, मैंने कोई भी जेनेटिक टेस्ट नहीं कराया क्योंकि वो खुद भी गारंटी नहीं ले रहे हैं। मैंने सिंपल थायराइड, शुगर के टेस्ट कराए हैं, विटामिन के टेस्ट कराए हैं, जो टेस्ट जो हैं जो बेसिक होते हैं, और उसमें मुझे थायराइड था तो मैं थायराइड बैलेंस करने के बाद ही मैंने कंसीव किया है। मेरा एक खुद का यही सोचना था कि फर्स्ट में हमारे प्रॉब्लम है तो सेकंड बच्चा हमें प्लान करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट के लिए एक सिबलिंग का काम करेगा। जो फर्स्ट की ग्रोथ है, आप ये देखोगे कि जो ऑटिज्म बच्चा है उसकी ग्रोथ में सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो होता है सोशल स्किल, कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन। क्योंकि हम थेरेपी करवाते हैं उसकी बाहर, और घर में भी जितना भी उसको थेरेपी करते हैं उसके साथ, जितना भी उसके साथ एंगेज होते हैं, काम करते हैं, उसमें हम उसकी सारी ग्रोथ पे काम कर सकते हैं, उसकी स्पीच चला सकते हैं, उसकी जो फाइन मोटर स्किल सही कर सकते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको सही कर सकते हैं एक लेवल तक। पर उसकी सोशल स्किल हम नहीं कर पाते हैं अगर उसे एक कंपनी नहीं मिलती है। तो हम थोड़ा बहुत बड़ों के साथ उसका सोशल कर सकते हैं स्किल, पर बाहर के लेवल में बच्चों के साथ जो सोशल स्किल उसकी डेवलप होनी चाहिए, जो मेन रिक्वायरमेंट है, वो नहीं हो पाती है। तो उसके लिए आपको एक सिबलिंग होना ही चाहिए, जो मेरी एक नीड थी, मेरा एक डिसीजन था। क्योंकि अगर दूसरा बच्चा होगा और वो नॉर्मल होता है तो वो उसे एक बहुत अच्छा सपोर्ट देगा उसके डेवलपमेंट में। लाइक अगर एक बच्चा है ऑटिज्म का तो वो कंपटीशन की उसके अंदर फीलिंग नहीं होती है कि अगर कोई सामान आपका ले रहा है तो उससे कैसे अपना सामान लेना है, ठीक है, तो अपनी चीज़ को एटलीस्ट प्रोटेक्ट तो करना है ना। क्योंकि जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं वो खुद की चीज़ों को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनसे किसी ने कोई भी चीज़ें ले ली वो उतना डिफेंड नहीं कर पाते हैं अपने आप को, ठीक है। और बाहर के लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, अगर आपके साथ बच्चा मारपीट कर रहा है या बातचीत कर रहा है सिंपल, उसमें कैसे आंसर करना है, क्योंकि आप उस फ्लो में नहीं आ पाते हो अगर आपके साथ में कोई उतना कम्युनिकेट करने वाला नहीं है। और आप बाहर जो भी, अगर आप नेबर्स के बच्चों के साथ जाओगे तो वो प्रॉब्लम आएगी ही, क्योंकि ऑटिज्म का बच्चा अपने लेवल में पीछे है, उसके साथ सेंसरी इश्यूज़ हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ, तो वो वैसे बिहेव नहीं करेगा। तो वहाँ पर और बच्चों के साथ उसको कितना भी कर लो वो सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो इस सपोर्ट के लिए, उसके अच्छे डेवलपमेंट के लिए मैंने सेकंड का डिसीजन लिया था कि उसमें एक अच्छी ग्रोथ हो, उससे एक कंपनी मिल पाए, उसमें भी ये कंपटीशन की फीलिंग आ पाए। तो वो जो पर्पस जिसके लिए मैंने सेकंड की प्लानिंग की थी, मैं आपको बताऊं वो 100% सॉल्व हुआ है। बाई चांस भगवान की ऐसी, मैं आपको बोलूँगी भगवान की ऐसी कृपा रही है कि मेरी बच्ची टाइम के साथ फास्ट है, तो उसने मेरे बेटे को बहुत जल्दी ही चैलेंजेस देना शुरू कर दिए। मतलब 1 साल के अंदर जब से वो थी, 1 साल से ही उसके साथ एक चीज़ों को लेना, और शेयरिंग तो नहीं आएगी इतनी जल्दी, तो वो अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने लगा। लाइक अगर उसका कोई सामान ले रहा है, कोई उसके साथ कुछ गलत कर रहा है, मार रहा है, कुछ भी हर्ट कर रहा है, तो वो अब अपनी चीज़ों को बताने लगा कि मम्मा कि बेबी मेरा सामान ले रही है, मेरी एक फेवरेट चीज़ है वो उसे ले रही है। और
अगर एक छोटे बच्चा है उसने सुसु कर दी है, पॉटी कर दी है, तो वो उसे भी इन्फॉर्म करके मुझे बताता था कि हाँ देखो मम्मा बाबू ने सुसु कर दी हुई है, साफ़ कर दो आके, या फिर मम्मा बाबू ने पॉटी कर दी है, बाबू रो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हुई वो उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुई। प्लस एक माँ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखती है अपने बच्चों को, और अगर ऑटिज़म है तो बहुत ज़्यादा ही उसको कंपनी देती है। तो अपने टाइम को कैसे शेयर करना है वो भी उसने सीखा, क्योंकि सेकंड को मैं ज़्यादा टाइम देने लगी थी। तो अब जब सेकंड को स्टार्टिंग के फेज़ में मैंने ज़्यादा टाइम दिया है, तो उसमें फर्स्ट बच्चे को भी ये पेशेंस आना चाहिए कि उसको भी कैसे अकेले थोड़ा मैनेज करना है, कैसे समझना है कि आपके साथ कोई और भी है जिससे उसकी माँ टाइम दे रही है, उसके फैमिली वाले टाइम दे रहे हैं, ये भी समझना शुरू किया उसने। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइंड में फीड होती रहती हैं बच्चे को, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, मैं बताऊं, फर्स्ट की ग्रोथ में सेकंड बच्चा नॉर्मल आ जाता है तो। और अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर ये तो बेनिफिट थे जो मैंने उसके साथ देखे और जो बेनिफिट उसे मिल रहे हैं। अब ये चीज़ है कि इतने सारे टेस्ट होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है क्या करनी है आपको, अगर आपको अपने सेकंड बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहते हो, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है मेंटल स्टेटस। एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो टेस्ट मैंने बेसिक बताए थे उनके अलावा माइंड से आपको खुश रहने के लिए ट्राई करना है, हैप्पी रहने के लिए ट्राई करना है। दुनिया कहाँ जाती है, भाड़ में जाती है, कोई मैटर नहीं करता। उस प्रेगनेंसी के फेज़ में आपको सिर्फ अपने आप को खुश रखना है, और जो चीज़ें आपको खुश रखती सकती हैं उनमें अपने आप को इन्वॉल्व करना है। जितना ज़्यादा आप माइंड से खुश रहोगे, आपकी बॉडी में वैसे ही हैप्पी हार्मोन्स रहेंगे, और जो भी चीज़ें आप माइंड से सोचते हो, कैसा करते हो, उसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेनी है, कोई प्रॉब्लम हो रही है कहीं, क्या प्रेगनेंसी के टाइम में कोई मैटर नहीं करता आपके लिए। आपको अपने आप को खुश रखना है बस। इस टाइम में अगर हस्बैंड को भी कोई प्रॉब्लम है कि हाँ आप ये काम नहीं कर पा रहे, वो काम नहीं कर पा रहे, कोई मैटर नहीं करता है आपके लिए। आप किसी ना किसी तरफ अपने आप को, जो भी आपका रिलीजन है, आप अपने आप को भगवान में, गॉड में भी लगा के रखो, क्योंकि भगवान के साथ लगने से भी मैंने देखा है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो आप मंदिर, मस्जिद, जहाँ भी जाते हो, जो भी आपका एक प्लेस है वहाँ ज़रूर जाओ। हफ्ते में 2-3 बार जाते रहो तो आपको एक माइंड से शांति मिलेगी, और जब आपका माइंड शांत होगा तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, बहुत अच्छी वर्क करेंगी। जो प्रेगनेंसी का फेज़ है प्रॉब्लम वाला, वो निकलेगा आपका इजीली। फैमिली के साथ है, फैमिली के सपोर्ट आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने अपनी सेकंड प्रेगनेंसी अकेले की है, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं था, क्योंकि हम लोग अपने स्टेट से भी बाहर रहते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें थोड़ी टफ रही, पर फिर भी हैप्पी माइंड से मैंने चीज़ों को प्लान किया और हैप्पी माइंड से ही पूरी प्रेगनेंसी गुजारी। मेरा एक यही मोटो था कि कुछ भी दुनिया भाड़ में जाए, इधर की उधर जाए, मुझे खुश रहना है। मतलब हफ्ते में 2 से 3 बार मंदिर जाना है, और उसके बाद जो हमारी रिलीजियस बुक है उसे मैं पढ़ती थी, पर डे ट्राई करती थी। तो आप ट्राई करो, जो भी आपकी रिलीजियस बुक है वो आप ज़रूर पढ़ो, अपने आप को खुश रहने की कोशिश करो, म्यूज़िक सुनो, और अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। बाहर का बिल्कुल मत खाओ, हेल्दी खाओ, जो आपको अच्छा लगता है वो खाओ, ठीक है, और वो हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी में ऐसा भी ऑप्शन है कि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ये मेरी जर्नी थी और मेरा एक्सपीरियंस था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।